मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मियाँ का अपने मैडम खत्म हुआ था और मेरे साथ पर्सनल लाइफ में कुछ घटनाएं हुई थी। मेरे साथ मैरिज फ्रॉड था, अगर मैं बोलता हूँ, खुले में बोल रहा हूँ। और किया हुआ किसने था? मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन का। तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड था वो अभी कहाँ? गायब है, सब मिसिंग है, भाग गए सब फ्रॉड करके मेरे साथ। बच्चा इन्होंने फ्रॉड करके पैदा किया। पर उस बच्चे के बाप तो आपको ना, बाहर की दुनिया आपको इतना प्रेम दे रही है और जब आप अपने घर में आ रहे हो तो आपको टॉर्चर किया जा रहा है, वो आपको इमोशनली। कि मेरी पर्सनल जिंदगी इतनी पैथेटिक कर दी गई है मीडिया में, तो ये छाप के रखने से कोई फायदा नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का, जो पिछले 8 साल से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है इन्होंने। यार तुमने मेरे डिवोर्स के बारे में चलो छापा, जब शादी हुई थी तब भी तो मैं इंडस्ट्री में मीडिया में काम कर रहा, तब तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था, काम की बात ही नहीं करी किसी ने। मेरा इस गिल्ट से निकलने का एक ही रास्ता मुझे लग रहा था, एक डेथ चाहिए मुझे। मे आई कमिंग मैडम एक ऐसा शो है जिसको इतना देखा गया है। कुछ लोगों का ऐसा इल्जाम है कि इसमें डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं, जैसे कि कम या नो इट्स ओके, आपके लिए हो जाएंगे। अगर भांग चढ़ जाएगी तो आप भी चढ़ जाइएगा। गंदगी तुम्हारी सोच में, क्योंकि नहीं है। ये क्या मानसिकता है? गोपी और बिल्लू की जो जोड़ी है, इसके पीछे के मैडनेस की क्या कहानी है? मोस्ट ऑफ गोपी बिल्लू सीन्स वर नॉट रिटन। अच्छा, जब आप कपिल शर्मा शो भी कर रहे थे, फिर आप मैंने एक एपिसोड ही किया है सिर्फ, और मुझे नहीं अच्छा लगा था। आई डोंट वांट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। कभी इन सब वजहों से इंडस्ट्री में आपको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा? झेल ही रहा हूँ ना, मुझे कोई फोन नहीं आता काम का। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हमारे साथ हैं संदीप आनंद, जिनको आपने एफआईआर में बिल्लू के किरदार में और मे आई कमिंग मैडम में साजन के किरदार में देखा हुआ है, पसंद किया है। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत है। क्या चल रहा है लाइफ में अभी सर? लाइफ में सिर्फ काम चल रहा है फिलहाल की अगर बात करें तो। अभी तो बहुत काम चल रहा है, और थैंकफुली बाय द ब्लेसिंग अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। मे आई कमिंग मैडम एक ऐसा शो है जिसको इतना देखा गया है, जिसको इतना पसंद किया गया। मेरे को लगता है 450 से ज्यादा एपिसोड्स इसके आ चुके हैं। हाँ। इसमें जो आपका किरदार है सर साजन, हाँ। ये आपके पिछले बिल्लू वाले किरदार से अलग है। हाँ। इस किरदार के बारे में बताइए सर। देखिए, जो इस शो के क्रिएटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं इस शो के, संजय कोहली जी, शशांक बाली जी, जो डायरेक्टर, मतलब मैं बोलूँगा बहुत शुरुआती दौर में थे, तो शशांक जी ने मुझे कहा था कि हम एक शो सोच रहे हैं, और इस शो में हम सोच रहे हैं कि ऑफिस की भी एक कॉमेडी और एक घर की भी एक कॉमेडी। तो जैसे एक शो आता था श्रीमान श्रीमती, और एक शो आता था यस बॉस, है ना। तो इनका एक मिक्सचर बना के और एक अच्छा किरदार और इस तरह का, और एजी रखेंगे इसको। हमेशा अगर आप गौर करें तो मेरे किरदार बहुत एजी रहे हैं, मतलब बहुत बाउंड्री लाइन पे खेलते हुए रहे। बी इट गोपी बिल्लू, अगर आप बात करें, मैंने एक सवाल किया था एक बार एफआईआर करते हुए शशांक जी से, एक ही सवाल किया था उस किरदार के लिए मैंने, कि ये सर ये हरामी है सच में बिल्लू, या फिर ये सच में इतना इनोसेंट है? ये सवाल जो ऑडियंस है उनके मन में भी आता है। और वो क्यों आता है, मैं ये सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सवाल का जो उनका जवाब था, कि यही सवाल अगर ऑडियंस भी करेगी तो ये कैरेक्टर सक्सेसफुल है। और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम लोग उस किरदार को लेके सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि बिल्लू एक ऐसा किरदार है कि उसको जज करना मुश्किल है कि वेदर ही इज डूइंग एनीथिंग, व्हाटएवर ही इज डूइंग, वो इनोसेंस में कर रहा है, या वो उसका एक स्मार्टनेस है, या फिर ट्रिक है, या उस तरह की बात है। तो वो एक एज थी उसकी, क्योंकि जिस दिन वो एज पार हो जाती, कि लग जाता कि बिल्लू तो बेकार है, तो एक बुजुर्ग आदमी को सता रहा है लगने लगता ना, वहां पे वो मजाक चला जाता, फन। तो वो एज हमने वो कभी क्रॉस नहीं की, वो लाइन हमने। इधर मियाँ आई कमिंग मैडम में भी बहुत सारी बाउंड्रीज थी साजन के लिए। और अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, ये एक फिक्शन शो है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इंस्पायर मत हो, कई चीजें मजे के लिए होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें साजन में, तो उसके परेशान होने के कारण है घर से, बीवी के अंदर आत्मा आती है उसकी प्रॉपर। अब सोचिए अगर रियल में ऐसा हो कि कोई भूतनी के साथ रह रहा है, तो कौन जो है लॉयल रहेगा हस्बैंड या रहना चाहेगा पूरी जिंदगी वैसे? तो साजन के पास रीजंस हैं एज कैरेक्टर ऐसी चीजों होने के, क्योंकि वो इतना प्रताड़ित है घर में, सास से, साले से, बीवी से शक करती है ऑब्वियसली, जब वो कुछ नहीं भी करता है तब से। तो वो अगर उसको कहीं पे, और ये हर मर्द की कहानी है, हर इंसान की कहानी है, हर इंसान चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो अपने अंदर की
जो शेष या कहें अतृप्त चाय लालसाएं हैं उनको इधर उधर ढूंढता रहता है। तो वो बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर। तो मुझे इनफैक्ट राजीव मेहरा जी ने, जब मैं सुनियार चिलमार कर रहा था अपना पहला शो उनके साथ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना थोड़ा केयरफुल रहना, इतने सीनियर आदमी अगर मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरा काम उन्होंने देखा ही था, 200 एपिसोड्स किए थे हमने उस शो के, वो बेसिकली मेट्रोस के लिए था, तो इसलिए इतनी पॉपुलैरिटी मासेस में उससे नहीं मिली थी, बट इट वाज अ हिट शो। 200 एपिसोड किसी शो के बन रहे हैं तो वो हिट ही है। तो मुझे लगता है एट दिस एज वेयर आई एम राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो इतने साल का एक्सपीरियंस किसी के पास होता भी होगा काम करने का, क्योंकि 10 साल की उम्र में बहुत रेयर मेरी जीवन की घटनाएं हैं जिस वजह से मुझे ये चीजों में इस तरह से उतरना पड़ा या आना पड़ा। बट अमूमन ऐसा नहीं होता है आम जिंदगी में, मैंने नहीं देखा कि मतलब या तो फिर जो वो कलाकार फैमिली होती है, म्यूजिशियन का बेटा, वो बचपन से 5-7 साल की उम्र से कुछ सीखना। मेरे तो पूरे खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है। तो क्या वो घटना थी जिसकी वजह से आपको उतरना पड़ा इसमें सर? ये मेरी चाहत थी, ये मेरा शौक था। मेरा मुझे रियलाइजेशन हो गया था, मतलब एक सर्टेन पॉइंट था जब बचपन में एक होती है आपकी इच्छा, जब आपके पास ब्रेन नहीं होता। तो मेरे घर के जो इंस्पिरेशन थे, मेरे कजिन्स जो अच्छे डॉक्टर्स हैं रेनाउंड, तो उनको वही सबसे वेल टू डू हमारे खानदान में थे, तो उनको देख करके लगता था कि हम भी डॉक्टर बनेंगे यार, बहुत पैसा है और अच्छा भी काम है, लोगों की सेवा ही हो रही है, ठीक कर रहे हो आप लोगों को। तो वो इंटेंशन भी अच्छा था, पैसे भी अच्छे थे, तो वो प्रोफेशन वैसे एज अ किड चूज किया हुआ था। बट जब चीजें आगे आई, जब उस दौर में थे, जब जिंदगी के जब चूज करना था वहां पे, तब थी परिस्थितियां कुछ ऐसी कि नहीं कर पाए वो चीजें। तो फिर ऑप्शन भी होना था, क्योंकि जिंदगी तो चलती है ना, वो थोड़ी ना खत्म हो जाती है। मतलब क्या चीजें हुई कि किसी ने आपको कुछ कहा या ना हाँ। वो फैमिली परिस्थितियां ऐसी थी। मेरे मदर फादर का 2 बार डिस्प्यूट हुआ है लाइफ में। ओके। और काफी लंबे लंबे पीरियड के लिए हुआ है। ओके। एक जब मैं 1 साल 2 साल का था तभी, उसके बाद उनका पैचअप हुआ था जब मैं 5 साल का हो गया था। तो 5 साल तक मैं एक अलग फैमिली में ग्रो हो रहा था, जो मेरे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है। वो आज भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो उसके बाद में फिर उनका पैचअप हुआ, फिर उनका सेपरेशन हो गया, और फिर 97 में वापस जब पैचअप हुआ, फिर मैं मदर फादर के साथ आया। तब मुझे पता लगा मेरे रियल पेरेंट्स ही, मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी था आपने। और उसके बाद में फिर मैं उनके साथ एक अलग जगह शिफ्ट हुआ। मेरा बर्थ जबलपुर मध्य प्रदेश का है, बुंदेलखंडी इसलिए मेरी एक भाषा है। और फिर वहां से नरसिंहपुर एक जगह है जहाँ पे वो नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसमें कहते हैं हिरण्यकश्यप वाली जो कहानी सुनेगी, खंबा फाड़ के जी, तो वो मंदिर है वहां पर। तो वहां पे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई, विवेक बाल विहार स्कूल है नरसिंहपुर में। 97 में मैं उज्जैन आया वहां से, फिर उनका डिस्प्यूट हो गया था। तो मदर के साथ में इस बार मदर के साथ में, उस बार मदर अकेली आ गई थी अपने होम टाउन उज्जैन उनका। तो इस बार मदर के साथ में हम भी उज्जैन आ गए, मेरी बड़ी सिस्टर, भाई। और पहली बार ना आप पापा के साथ थे ना आप मम्मी के साथ थे, आप किसी और के साथ थे? हमारी फैमिली जिस घर में रेंटेड रहती थी, उस घर के जो ओनर थे राम प्रसाद चौधरी जी, तो उनके यहाँ पे मैं पला बड़ा। उन्होंने मुझे अपना बच्चा बना के पाला, और इनफैक्ट मेरा नाम भी रखा काकू। वहाँ मुझे लोग इस नाम से जानते हैं। तो उसके पहले भी जब मैंने बताया नरसिंहपुर में मैंने फर्स्ट काम करना शुरू कर दिया था 97 के पहले ही, मतलब समझिए 8-10 साल की उम्र में मेडिकल स्टोर्स पे जाता था मैं। कुछ 200-300 रुपए मिलते थे, तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया दवाइयों का। तब मैंने, क्या उम्र थी आपकी समय? तब बहुत छोटा था, 10-11 साल का होगा तब। मतलब ऐसे भी नहीं जा सकते क्योंकि इलीगल है ना बच्चों का काम करना। तो ऐसे कि हमें सीखना है थोड़ा, तो हेल्प कर देंगे, तो 200-300 रुपए महीने के मिल जाते थे। तो लेकिन नॉलेज मिला। मैंने 24/7 वाले मेडिकल स्टोर में भी काम किया जहाँ पे नाइट ड्यूटी होती थी, और बहुत सारी शॉप्स हैं उज्जैन में एक्चुअली मेडिकल स्टोर की, जो जानते हैं कि मैंने जिनकी दुकानों पे काम किया है, अभी भी हैं वो दुकानें। तो किया है, होटल में भी किया है, चाय के कप प्लेट वो गिलास भी धोए। ये इसके बाद था मेडिकल साइमल्टेनियसली तब चल रहा था। तो यही जब ये सब सिचुएशन चल रही थी, तो मेरे मामा दुबई में थे, और वो दुबई से आके भोपाल में अपना बेस सेटल कर रहे थे। उनकी मैरिज भोपाल में हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक
सौरभ दूध का ना उनके फ्रेंड की फ्रेंचाइजी ली थी। तो जैसे सांची के पार्लर्स होते हैं ना, ऐसे सौरभ दूध की मनीषा मार्केट में लेक के सामने वो थी। साथ में उसमें पीसीओ था और उसमें बस वहाँ पे सुबह मैं जाता था, श्यामला हिल्स के वहाँ पे उनका घर था। वहाँ से सुबह, भोपाल में बहुत कड़कती ठंड होती है क्योंकि पठारी इलाका है ना, तो पत्थरों की ठंड बहुत होती है और गर्मी भी उतनी होती है। तो सुबह 6 बजे जाता था स्कूटर लेके और दूध बांटता था वहाँ पे, जो पैकेट्स आते थे सौरभ के। बस फिर दिन भर बैठता था पीसीओ पे। उस टाइम पे एक फोन कंपनी ने चलाया था कुछ, तो सबसे पहला सोशल मीडिया टाइप का इंटरेक्शन। तो बैठे बैठे टाइम पास वो था पीसीओ, तो उसमें लगा के अपना रिकॉर्ड करके, और अपना एक ऐसा होता था उसमें कि अपना छोड़ दो आप, और फिर लोग सुनते थे, और जिसको आपकी आवाज़ या कुछ आपका कहा हुआ पसंद आ गया तो फिर आपको फॉलो बैक करेगा। या इस तरह का एक चलाया था एक फोन कंपनी ने सबसे बिगिनिंग में सोशल मीडिया। मे कमिंग मैडम की बात हो रही थी, वापस आते हैं उस पर। तो आपका जो ये किरदार है, जैसा कि आपने बताया, पारिवारिक शो है, हाँ है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा इल्जाम है कि इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं। जैसे कि साजन जी आप बैठ जाइए, मैं आपकी उतारना चाहती हूँ, या फिर कम हियर, नहीं रहने दीजिए आप गीले हो जाएंगे, या फिर खरी भिंडी है खा लीजिए वरना बैठ जाएगी। इस तरह के जब संवाद उसमें आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो कुछ लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं। तो मुझे ना इसके जवाब में ना एक बड़े बेहतरीन कलाकार की एक बात याद आती है, जिनका नाम है दादा कोंडके। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए। उनसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो वो तो बहुत ही क्लीशे थे। उनकी फिल्मों के नाम पता है आपको? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। तो अब उनसे जब ये सवाल किया गया था तब उन्होंने यही कहा था कि देखो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ अंधेरी रात में अब दिया है तेरे हाथ में, तो दिया लेके चल रहा है रोशनी दिखाने के लिए, और क्या है? अच्छी बात बोल रहा हूँ ना मैं। गंदगी तुम्हारी सोच में, वल्गैरिटी। क्योंकि देखो, एक छोटे बच्चे से पूछो ये सवाल आप, उसको शो दिखा के, उसको कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि नहीं है, उसके लिए नहीं है, आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप आज की दुनिया में एग्जिस्टेंस में है, आप सब समझते हैं। हम आपके लिए भी शो बना रहे हैं ना, तो हम तो शो यूनिवर्सल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाते हैं। जब हम कोई एज टीम हम लोग बना के डिलीवर करते हैं इम्प्रॉम्प्टू सेट पे, तो हमारे दिमाग में किसी एक आदमी का थॉट नहीं आ रहा होता कि हम उसको मजा आ जाए, चैनल हेड को वो हंस ले, या फिर वो बिजनेस हेड हंस दे। नहीं 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 नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब हर आदमी उस पर हंसेगा और एंजॉय करेगा, तो उसके लिए रिलेटेबल होना चाहिए। तो ये तो मानता है मेकर्स की और इन लोगों की, कि जिन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट सोचे और इस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाया, और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे शोज की पार्ट होने का, हिस्सा होने का मौका मिला। ओके सर, साजन अग्रवाल से आगे बढ़ते हैं और एफआईआर की बात करते हैं, आपके किरदार की बात करते हैं। बिल्लू एफआईआर काफी देखा जाने वाला धारावाहिक है, आज भी लोग उसे देखते हैं, जबकि वो बंद हो चुका है यूट्यूब पे, इतना वो फेमस है। इसमें आपका जो है वो रोल साल दर साल बदला, क्योंकि पहले आप इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स में दिखाई देते थे, फिर अचानक एक दिन आप एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर बिल्लू के तौर पर इसमें आ जाते हो। इसकी पूरी कहानी क्या थी सर, कि पहले अलग अलग कैरेक्टर्स था, फिर एक कैरेक्टर बिल्लू आपका आ जाता है? देखिए, बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल जी। जो सच है पॉइंट टू पॉइंट, वो ये है कि मैंने पहला शो, जैसे आपको बताया, राजीव मेहरा जी के साथ किया, सुनियार चिलमार, है ना। उस दौरान मेरी मुलाकात शशांक जी से एक बार हुई थी। शशांक जी कोई एक लोकेशन देखने आए थे और मैं उनसे मिला था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा काम करते हो और हम कभी कुछ साथ में करेंगे। मैंने कहा हाँ, मैं भी आपके साथ बिल्कुल काम करना चाहूँगा। लेकिन उस वक्त मेरी डेट्स यूटीवी के साथ ऑक्यूपाइड थी। एक फिल्म आई थी ऑफिस के ऊपर एक फिल्म बनी थी, इसमें गौरव कपूर है। ठीक है, हाँ। तो उस शो में अमित आर्यन भी वन ऑफ द राइटर थे। अच्छा। कुछ एपिसोड उन्होंने भी लिखे थे उसके, तो इस वजह से हम एक दूसरे को जानते थे। तो फिर ये था कि काम नहीं था, तो मैंने अमित आर्यन जी को मैसेज किया था, यार कुछ हो तो बताओ। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा एक शो है एफआईआर, मैं लिखता हूँ, करोगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे सजेस्ट किया, और फिर मुझे एक कैरेक्टर के लिए बुलाया गया, जो जब मैं गया करने, तो पहले ही बार एक तो देखिए क्या, मैं मेन लीड शो कर रहा था यूटीवी का, और हिट शो था, मुझे अच्छी पॉपुलैरिटी मिली थी उससे। तो अब वो रोल था एक
डांसर का, थोड़ा सा गे टाइप का, और एक ही सीन था, कुछ कंप्लेंट लिखाने आना था। गया मैं चुपचाप, मैंने वो किया, उसमें भी सबको अच्छा लगा, इम्प्रेस तो मुझे करना ही था। हाँ। अंदर से बिल्कुल मन नहीं था ऐसे कैरेक्टर करने का, लेकिन उस वक्त काम नहीं था, तो ठीक है यार कर देता हूँ, क्या है, तो करा मैंने। और वो उसके बाद में फिर मुझे एक और कैरेक्टर के लिए उन्होंने बुलाया, अच्छा लगा उनको, तो वो कहानी हमने की। फिर ऐसे उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट करने बुला लिया 2-3 कहानियां देख के कि ठीक है करते हैं, तो मुझे भी मज़ा आने लगा, क्योंकि मज़ा ये था कि एक तो बहुत चैलेंजिंग था कि अब जैसे शूट हो रहा है टीवी में, अब मुझे हर एपिसोड में अलग कैरेक्टर करना है। ठीक है। अब कई बार क्या होता था कि जो पैच रह गए हैं, तो एक ही एपिसोड, मतलब 4-5 एपिसोड का पैच शूट हो रहा है जिस दिन, तो 5 एपिसोड में 5 कैरेक्टर है, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज है, अलग डायलेक्ट है, और सब याद रखना है, वो देख देख के कई बार पीछे से कई बार आ नहीं रही एडिट में से, बहुत कुछ ओके, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। गेटअप होते थे कई बार, वो सब था, मजा तो बहुत आ रहा था एज एन एक्टर, तो थोरोली आई वाज सेटिस्फाइड आई वुड से। बट ये हो रहा था साइमल्टेनियसली कि जो हमारी इंडस्ट्री की एक चीज है, मुझे फोन आ रहे थे हीरो के भाई के रोल के, और कोई भी साइड कैरेक्टर्स या ऐसे पैरेलल्स। और जब मैं पहली बार जब एफआईआर करने गया था ना, तब मुझे पता लगा था एफआईआर एक्चुअली अश्विनी धीर जी ने लिखा हुआ, अश्विनी धीर जी का कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने बाद में सन ऑफ सरदार 1 2 3 जैसे कमाल जी की जी, फिल्में अतिथि बनाई। तुम कब अतिथि जाओगे, हाँ। तो और शुरू के 9 एपिसोड, 8 या 9 एपिसोड पूरे कैरेक्टर वाइज अश्विनी जी ने लिखे हुए थे। जो अब आप सोचिए, एक शो आता था ऑफिस, उसमें पंकज कपूर कंप्लेंट लिखवाने आते थे, वो मेन थे, और 5 लोग थे जो कंप्लेंट लिखते थे हर ऑफिस के, वो सेकेंडरी थे। एफआईआर में क्या था, उल्टा था, कॉन्सेप्ट, अंदर की कहानी ज्यादा थी और बाहर के कम। उल्टा था। मींस जो लिखने वाले थे कंप्लेंट वो मेन कैरेक्टर थे, जो लिखवाने वाले थे वो सेकेंडरी थे। अब खेल था कैरेक्टर्स का उसमें, तो ये आइडिया वगैरह सब जो भी था शुरू का, फिर उसके बाद में जब कंटिन्यू हुआ आगे, तो फिर 8-9 एपिसोड के बाद तो पूरा अमित आर्यन जी ने ही पूरा किया उसको। तो हो ये रहा था कि मुझे ये सब आ रहे थे फोन सेकेंडरी, तो बड़ा परेशान हो रहा था कि यार अभी तो शुरू भी नहीं हुआ मेरा करियर, मैं 22-23 साल का था तब, 21 साल में मेरा पहला शो आया था। तो मैं अपने प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे लोग हैं, डायरेक्टर सब समझते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे बहुत मजा आ रहा है एज एन एक्टर, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, सब कुछ अच्छा है, टीम इतनी अच्छी है, पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है, इतने कैरेक्टर कमाल के करने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता ऑडियंस, उनको सिर्फ मेन लीड नजर आते हैं। ये क्या मानसिकता है? तो मैंने कहा मेरे को भी लीड करना है। देखिए आपके ऑलरेडी कॉप्स है, एक ऑनसम्बल कास्ट है, कुछ अच्छा आएगा फ्यूचर में तो हम करेंगे, अभी के लिए मुझे आप ब्रेक दीजिए। वरना मैंने एक लीड शो से इंडस्ट्री में थैंकफुली ब्लेसफुली मुझे काम शुरू करने का मौका मिला है, तो आगे भी मुझे उसी तरह के लीड किरदार, फिलहाल जब तक मेरी एज है, मिल जाए। एक होता है ना, हर आदमी अपना एक सोच के आता है, बनाता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा कुछ होगा अगर कुछ आगे फ्यूचर में, तो मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा, सब अच्छी टीम। तो विद इन 2 डेज उनका मुझे फोन आया कि हम बिल्लू का कैरेक्टर एक हमने है ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तुम आओगे। राइट। गोपी और बिल्लू की जो जोड़ी है, इसके पीछे के मैडनेस की क्या कहानी है? मतलब बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन दिखता है दोनों का स्क्रीन पे। एक शब्द में बोलूं तो शशांक बाली। ओके, इसका जवाब है। वो जितनी उनकी हरकतें हैं, नुआंसेस हैं, इनपुट हम लोगों के इनपुट है, एक्टर्स के होते हैं, टीम वर्क होता है, राइटर्स के इनपुट है, बट मोस्ट ऑफ दी, मैं आपको बताऊं, गोपी बिल्लू सीन्स वर नॉट रिटन। अच्छा, मोस्ट ऑफ दी okay. इतने हैं, अगर आप कोई देखें और जो है ऑलरेडी पॉपुलर है, ऐसा गैग वगैरह होगा, क्योंकि क्या होता था ना, एफआईआर में एक कहानी आती थी एक पर्टिकुलर, और फिर गोपी बिल्लू वगैरह के इंटीग्रेशंस हो जाते थे बीच बीच में, एक रैंडमली आ जाते थे दोनों कुछ करते हुए। तो वो यही था कि इम्प्रॉम्प्टू ऑन सेट शशांक जी के दिमाग में कुछ आता था, या किसी के भी दिमाग में कुछ आ गया, मेरे आ गया, गोपी जी के आ गया, तो वहां पे आइडियाज को लिया जाता था, सुना जाता था। अब तो वैसी चीजें ही नहीं है, अब तो वैसे आप तो आया हुआ आपके पास में एक चीज, बस वो है पत्थर की लकीर है, आप करिए, चेंज नहीं कर सकते उसको। नहीं कर भी सकते। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द टीम,
मतलब मैं वहां पे एक पॉइंट तक मैंने किया अपोज उन चीजों को, नहीं 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 मैं ये नहीं कर, मैं ऐसे नहीं नहीं ठीक है। मैंने ये चीज रखी कि आप अगर आप मेरा बायोडाटा देखें तो मेरा हर शो कॉमेडी है बट डिफरेंट है। सुनियार जनवार वाज अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, FIR was a slapstick comedy, May I Come In Madam was a subtle comedy, it was not a slapstick comedy, there were scenes, थे slapstick scenes है ना। और बेताल और सिंहासन 32 एक शो मैंने इस बीच किया जिसमें माइथोलॉजिकल कॉमेडी है और बहुत ध्यान रखना पड़ा उसमें क्योंकि भाभी जी घर पर हमें भी आप दिखते हो। हाँ, पुत्तन जो पुत्तन अंगूरी का का भाई है उसका मैंने किरदार उसमें। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा कि पहले जो रोहितास गौर जो कैरेक्टर कर रहे हैं मनमोहन तिवारी, उसके लिए आपको अप्रोच किया गया था, उस रोल के लिए आप वो रोल करने वाले थे पहले? मुझे अप्रोच किया गया था, इनफैक्ट सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने ही साइन किया था क्योंकि मैं FIR शो कर रहा था, 2015 की बात है। FIR शो का लास्ट हम लोग ऑलमोस्ट रैप हो रहा था, शूट कर रहे थे और तब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया सेट पे ही और मैंने साइन किया सेट पे ही और सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, कीकू जी, कविता जी, सब लोग साथ में हम लोग शूट कर रहे थे। तो उसके बाद भाभी जी शो के लिए था वो, और वो इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में थी प्रोड्यूसर्स के साथ कि वो बना रहे हैं और मुझे करना है, उन्होंने सोचा है कुछ तो सोचा होगा अच्छा ही, क्योंकि अच्छा ही रिजल्ट आया है पहले जो किया। तो इतनी कंफर्टनेस उनके साथ है कि मैं मतलब उतना एक ट्रस्ट लेवल है, बाउंड है, तो ठीक है कर लिया। बाद में जब मुझे कैरेक्टर पता लगा तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आया। तो जो हमारी मैडम है बिनाफर कोहली मैडम जो प्रोड्यूसर है, मैंने उनको बोला मैडम ये ना एज बड़ी है कैरेक्टर की और मेरी एज अभी नहीं है इतनी, मतलब उस टाइम पे मेरी कितनी 30-31 साल होगी और तिवारी ऑलमोस्ट 45-40 अबव 40 कैरेक्टर, क्योंकि शादी हो चुकी थी, एक बच्चा इतना बड़ा 7-8 साल का, तो अबाउ 40 कैरेक्टर ही था। तो मैंने कहा सर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा इसको करने में, तो मैं अंदर से करना नहीं चाह रहा था। और फिर तो मैंने तो सर अभिनेता की ईमानदारी हुई ना कि क्योंकि मुझे किरदार से ईमानदार रहना चाह रहे थे। हाँ, मैं वही, मेरा तो यही फंडा है, मैं ना ऐसे नहीं सोचता। अगर मुझे कोई ऑफर करता है ना तो कुछ अगर मैं मना भी करता हूँ ना तो मैं इसलिए मना नहीं करता कि मुझे नहीं पसंद आया या वो अच्छा नहीं है। कई बार इसलिए भी मना करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उस किरदार के साथ न्याय नहीं कर सकता, अगले का नुकसान हो जाएगा। कि अगर जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक टाइम आया था, मेरा मे आई कम इन मैडम खत्म हुआ था और मेरे साथ पर्सनल लाइफ में कुछ घटनाएं हुई थी 2017 में। हाँ, तो मैं ऐसी मेंटल और टीवी में बहुत पॉपुलर था। आपका डाइवोर्स उसी वक्त हुआ था? सेपरेशन हुआ था उस वक्त। फिर तो डिवोर्स खिंच गया कोविड की वजह से, कोर्ट्स वगैरह बंद थे, तो बट सर्टिफिकेट आ गया आफ्टर कोविड। तो उस वक्त मैं ऐसी मेंटल स्टेट में था कि लगातार मैं 25-30 दिन काम नहीं कर सकता था। बहुत कुछ खोया था मैंने, बहुत कुछ चीजें चल रही थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अभी मैं इस स्टेट में नहीं हूं मेंटल कि मैं ये कर पाऊं। बट वहां पे कंफ्यूजन ये हो गया क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो अगले को नहीं पता था। अगले ने सोचा कि शायद इसने हिट शो किया है तो इसको एटीट्यूड आ गया, अकड़ आ गई है, एरोगेंट हो गया है कि अब ये बोल रहा है कि अच्छा भी मुझे ब्रेक चाहिए, मैं अभी नहीं करूँगा। उसकी उतनी सोच ही नहीं गई कि ये मेरा ही भला सोच रहा है, कि ये उस माइंडसेट पे नहीं है कि ये मेरा काम खराब कर देगा या हो सकता है इससे कुछ बुरा हो जाए, ये इतना इसने सोच लिया है। आपके बारे में कुछ लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया था कि संदीप आनंद एरोगेंट है। शायद ये वही दौर था जब आप कपिल शर्मा शो भी कर रहे थे, फिर आप... मैंने एक एपिसोड ही किया है सिर्फ, और वो भी बहुत लंबी कहानी है उसकी, पर किया मैंने। आप बताएं अगर शॉर्ट में सर हमारे ऑडियंस शॉर्ट में, मतलब मैंने एक एपिसोड किया है, वो है इंटरनेट पे, और मुझे नहीं अच्छा लगा था, और मैंने मतलब जो मुझे दिया गया वहाँ पे करने के लिए मैंने अच्छा लगा था, तो मतलब I respect their work, they respect my work, and it was very mutual that I said कि I don't want to do such kind of things. That's it. उसके बाद मैंने नहीं किया। सर आप इतने ईमानदार हैं, आपकी बातों में इतनी स्पष्टता झलकती है, कभी इन सब वजहों से इंडस्ट्री में आपको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा? झेल ही रहा हूँ ना। अच्छा, झेल रहा हूँ। मुझे कोई फोन नहीं आता काम का टीवी से है ना, और उसकी क्या वजह? एक ही प्रोड्यूसर से आता है, बाकी कोई प्रोड्यूसर से नहीं आता। क्या वजह है इसकी सर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। और अब तो मैं सच में बताऊं ना, मैंने 15 साल लगातार टीवी किया,
मतलब समझिए 21 साल का था मैं, और कॉलेज वगैरह कंप्लीट करके आके सीधे शो मिला मुझे 2007 में। 2009 तक वो शो कंटिन्यूस चला, 10 में पिक्चर, 2010 से FIR शुरू किया, 2015 तक FIR खत्म, 17 तक मे आई कम इन मैडम फर्स्ट सीजन। 17 में जब मुझे ब्रेक मिला और मैंने अंदर झांका जब मेरी पर्सनल लाइफ पे, मतलब पर्दे पर ही था, मैं जिंदगी जी रहा था, बस सुबह जाता था, लोगों को एंटरटेन करके घर आ जाता था, रात को घर जाके सो जाता था। फिर मैंने जो देखा पर्दे के पीछे मेरे साथ क्या चल रहा है जिंदगी में क्योंकि मेरी पर्सनल जिंदगी इतनी पथेटिक कर दी गई है मीडिया में, गलत गलत न्यूज डाल करके कुछ भी लिख दिया जाता मैंने है। 2017 के पहले कभी नहीं बोला मेरी कौन बीवी है, मेरा कौन गर्लफ्रेंड है, ये वो, कि मैं काम करने आया हूँ, काम देख लो यार, नहीं अच्छा लगे तो गाली काम के बकलो, बारे में कोई बात ही नहीं कुछ कर भी रहे हैं। बोलो, काम की बात ही नहीं करी किसी ने। जो मैंने इतने साल काम किया, जितने इतने कैरेक्टर्स किए, कोई जिक्र नहीं, और कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। तो अब पर्सनल लाइफ के बारे में तहस नहस हाँ, कर दिया गया। और मैंने बोला कि यार तुमने मेरे डिवोर्स के बारे में चलो छापा, जब शादी हुई थी तब भी तो मैं इंडस्ट्री में मीडिया में काम कर रहा, तब तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ गया मेरे डिवोर्स के बारे में छापने के लिए, और चलो चलो तुमने छापा कि यार बच्चे का फोटो वोटो डाल रहे हो तुम, मतलब देखो लीगली भी मैं चाहूँ तो जाके कर सकता हूँ ना, पर मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। आपका कर्मा है वो, आप ये सोच के अपने अंदर झांक कर देखो कि आपकी वजह से एक इंसान जिसने कुछ नहीं, लोगों के चेहरे पे स्माइल और हंसी दी इतने साल, उसकी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी पर्सनल। क्योंकि कोई भी लड़की, अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूँ ना, मतलब 2017 से मैं सेपरेट हूँ, अगर मैं किसी लड़की को अप्रोच करता हूँ, मुझे क्रश होता है, अच्छी लगती है, तो वो मेरे बारे में, मैं नोन फिगर हूँ, तो गूगल सर्च करती है संदीप आनंद रिलेशनशिप स्टेटस, तो आता है कि ही इज लिविंग विद हिज वाइफ एंड किड। तो मुझे अब बताइए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कहीं ना कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की छपी हुई अगर न्यूज है, तो वो लड़की सोचेगी ना कि ये फ्रॉड होगा, साला मैरिड आदमी है, ये परवर्ट है, ये ठरकी है, ये मेरे को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसको अफेयर करना होगा, यही सोचेगी ना। फिर वो इतना किसके पास आज के टाइम में टाइम है कि जाके वो वहां पे रिसर्च करे और देखे कि मेरी लाइफ की जो धनिया बोया गया है, ये सब PR वालों ने किया है, जिनके खुद के वजूद नहीं है। और जिस PR ने छापा था वो हेड बन के बैठा हुआ एक बड़ी कंपनी का, एंटरटेनमेंट का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन अपने गिरबान में अंदर झांक के देखो भाई। आपको टारगेट किया गया, आपको लगता है बहुत ऐसा? प्रॉपर टारगेट, डिटेल दिखाओ, डिटेल बताओ। आपने छाप दिया मनगढ़ंत उठा के, मैं दे रहा हूँ, मेरे पास टेक्स्ट है सालों पहले, आज 8 साल हो गए। क्या छापा गया था आपके अभी बारे भी में? छपा हुआ है यार, 2000 छापा हुआ है। अगर मेरे बारे में कोई रिलेशनशिप के बारे में सर्च करना चाहे ना, तो उसमें दिखेगा कि मैं, जबकि मेरी मैरिज तो, अब मैं क्या बोलूं, मैं अगर बोलना भी चाहूँ एक वर्ड में, तो वो मेरे साथ मैरिज फ्रॉड था, अगर मैं बोलता हूँ, खुले में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उस लड़की को जानता था, मैं उस लड़की को 2-3 बार मिला हूं, शादी हुई, मैं घर पे रहा ही नहीं, फेरे लेके अगले दिन मैं मुंबई आया हूं, मैं रोज सुबह उठ के सेट पे गया हूं, महीने के 5 दिन मैं घर पे रहा हूं, बेयरली कन्वर्सेशंस होती थी, क्योंकि 5 दिन में पूरे मुझे, बाकी मैं सोलो इंसान हूं, मेरा कोई ऊपर है नहीं। फिर इसका नतीजा क्या हुआ, मुझे ये सोचना पड़ा कि अब भाई मुझे निकलना है, तो मुझे खत्म कर दिया जाएगा। स्लो पॉइजन देखिए मेरी, आप मुझे मेरी हेल्थ देखिए, मे आई कम इन मैडम तक मैं मैरिड था। स्लो पॉइजन मतलब क्या? आप मेरी हेल्थ देखिए, 2017 तक जब मैं हूँ उस पे, मे आई कम इन मैडम, मैं मोटा हूँ, बहुत अदरक की तरह फूला हुआ हूँ, है ना। क्या खा रहा हूँ खाने में, क्या खिलाया जा रहा है, मुझे क्या पता है। ओके। क्योंकि बाद में मुझे पता चला ना क्या रीजंस थे। तो और मेरी फैमिली के बारे में पूछता है कोई, तो मैं बोलता हूँ भाई दे आर मिसिंग, मुझे पता ही नहीं है कहाँ है वो। और मुझे पता था कि ये होने वाला है, मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट जिस दिन मेरे हाथ में आया, तब से मुझे कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। और ये होता, आपका एक बच्चा भी है, राइट? हाँ, और मुझे नहीं पता है वो कहाँ है, और 2 साल से तो मुझे नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। और मुझे ये पता था कि ये होगा, इस वजह से मैंने जो भी पैसे कमाए थे 2017-18 में, इनफैक्ट जो प्रॉपर्टीज बनाई थी, क्योंकि वो मेरा जिंदगी का शायद कह सकते हैं सबसे बड़ा गिल्ट था, क्योंकि मेरा बचपन इतना एब्स्ट्रैक्ट गया। मैं एक आश्रम में भी रहा हूँ 2-3 साल, तो मैं चाहता था कि जो भी मेरा बेबी हो, तो उसके लिए मैं पहले एक सर्टेन अमाउंट रख दूं बैंक में, और जितना उसके एजुकेशन हो जाए, और एक अपना घर खरीद लूं, इतना सेटल्ड हो जाऊं, तब मैं प्लान करूंगा। और ये मेरी डिस्कशंस थी। तो क्यों हुआ बेबी?
मुझे तो तब मालूम पड़ा जिस वक्त पे मैं क्योंकि मैं सब जानते थे ना मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं ऐसे पॉइंट पे किसी मतलब अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और ऐसे स्टेज पे है कि जहाँ पे अबॉर्शन कराना इज वेरी रिस्की फॉर हर ऑल्सो एंड फॉर मी, मतलब मैं भी सोचूंगा ना। तो वो सब ट्रिक्स थी, प्लान था, सब कुछ प्लान था, सब कुछ प्लान था एंड सारा प्लान आपको फंसा के रखा जा सके। और किया हुआ किसने था? मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन का, जो वैसा स्कूल में 8th स्टैंडर्ड से पढ़ता था। जब मैं फर्स्ट टाइम उस लड़की को देखने गया था तो उसको लेके गया था, यार एक लड़की को देखने जा रहा हूँ यार, तू चल मेरे साथ, बात करेंगे। तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड था वो अभी कहाँ, उससे कैसे आप गायब है, सब मिसिंग है, भाग गए सब फ्रॉड करके मेरे साथ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जब पता चला 2017 में, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं संन्यास तो बचपन में करके आ चुका हूँ, 3 साल आश्रम में था मैं। तो मैंने बोला कि अब मेरा इस गिल्ट से निकलने का एक ही रास्ता मुझे लग रहा था, एक डेथ चाहिए मुझे। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला, तो मैंने अपने आप को मॉनेटरी किल किया, दी मैंने अपने आप को डेथ। मैंने अपने सारे कमाए हुए पैसे, सारा प्रॉपर्टी जो भी मेरे पास था, विदाउट एनी पेपर वर्क 2017 में सेपरेशन पे ही दे दिया था। उनका पेपर तो होगा बाद में, जब बच्चे होगा। के नाम कर दिया आपने? हाँ, नहीं मतलब हाँ एग्जैक्टली कि उतना कि जो मेरा मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता था ये भाग जाएंगे, फ्रॉड है ना, मिसिंग है, आपको मिले मुझे बता देना। तो ये छाप के रखने से कोई फायदा नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का, जो पिछले 8 साल से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है इन्होंने, कि मैं मैरिड हूँ और बच्चों के साथ में रह रहा हूँ। तो आप उस शादी को शादी मानते ही नहीं हो? मैं नहीं मानता, मैं रहा ही कब हूँ, ना घूमने गया हूँ, ना रहा हूँ, बच्चा इन्होंने फ्रॉड करके पैदा किया, पैसे इनको चाहिए थे हर चीज के, तो मैं किस उस बच्चे के बाप तो आप हो ना, आपका तो इमोशन उससे जुड़ा हुआ है ना। देखिए इंसान अगर ये कब के साथ भी मैं रोज बातें करना शुरू कर दूं और रहूं ना, तो हो सकता है जिसके टूटने पे मैं रोने लगूं। 6 महीने तक का टाइम, सिर्फ 6 महीने का टाइम मैंने स्पेंड किया। बीच बीच में बाद में कुछ बार मैं कुछ इंटरेक्शन जब हमारे वो कोर्स के, तब थोड़ा एक मीटिंग्स हो जाती थी काउंसलिंग सेंटर पे, तो मुझे ना उसकी आदतें पता, ना मेरा कभी कोई इंटरेक्शन हुआ, जो भी हुआ टॉर्चर देने के लिए हुआ मुझे हमेशा, परेशान कितना किया जा सके। और मैं कोई आम आदमी तो हूं नहीं, जब मैं इतनी जनता का एक माइंडसेट थोड़ा बहुत भी रियलाइज कर सकता हूँ कि मेरा भाव उनको टच कर रहा है, पहुंच रहा है, कि बाहर की दुनिया आपको इतना प्रेम दे रही है और जब आप अपने घर में आ रहे हो तो आपको टॉर्चर किया जा रहा है, वो आपको इमोशनली डिप्राइव बहुत तरह से तो हुआ। खैर तुम, लेकिन नहीं है मुझे मलाल, सच बोलूं तो कोई बच्चे को मिस करते हैं आप? वही तो बोल रहा हूँ आपको कि ना, मैंने उतना टाइम ही नहीं बिताया। अटैचमेंट आपको अपने बच्चे से भी नहीं हो पाया, कहने का मतलब, अगर आप इस तरह से आप बोलो। नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। देखिए जो भी है, जो एक इमोशन होता है, एक ड्रीम बोलूँगा कि एक था, तो अब जैसे अगर मैं वापस मैं अगर किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व होता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो मैं चलूँगा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में आगे। मैं पीछे पलट के देखने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं पीछे की चीज़ों पर रोने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं डिप्रेसिव हूँ या डिप्रेशन में हूँ, तो वो फिर वो ये समझे कि मुझे इतना पता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ओके मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे वो आता है, मुझे वो पता है। आप सर कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए या ये सब डिस्कशन को, कि अभी बहुत सारे मेंटल हेल्थ पे भी डिस्कशन होता है, आपको लगता है कि? मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उनका नाम है अष्टावक्र, जानते हैं आप? हाँ, अष्टावक्र, वो तो हमारे इतिहासों में। तो उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर है। और इनफैक्ट मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अगर वो फिल्म मैंने बना दी, तो ये जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम की वो एक मेडिसिन हो सकती है। ओके हर इंसान को अलग अलग तरीका जीने का अधिकार है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और आपका वो तरीका है। तो मैं बोल रहा हूँ कि विचलित तब होता है, ये जो मेंटल हेल्थ इशू की आपने बात की, वो तब आएगा आपके पास, तब आएगा। अब सुन लीजिए गहरे से, ध्यान से इस बात को, वो तब ही आएगा। आप डिप्रेस और मेंटल हेल्थ के शिकार तब होगे जब आपको कोई पास्ट अनुभव नहीं है ऐसी किसी घटना का जो आपके साथ घट गई, जैसे किसी की मृत्यु या वो। मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि भाई आज का जो युग जिसमें जो हम जिंदा है ना, 80% लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस सुना है ना, कितनी बड़ी बड़ी बात होती थी उसकी। अब तो कोविड के बाद तो ऑलमोस्ट सबने कर लिया है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस
के बाद वालों को तो बहुत ज़हीन और ज्ञानी गुणी समझा जाता था, तो अब तो 80% लोगों के पास नियर डेथ एक्सपीरियंस है। हो गया, राइट। तो मौत तो देख ली सबने सामने से, हम्म। तो अनुभव तो है, वो डील करने का नहीं होता बस सिचुएशन से, इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर आदमी के पास। तो उसके लिए ये है ज्ञान, पढ़ना, नॉलेज, ये है। मैंने अगर ये बना दी ना दृष्टा, उस फिल्म का नाम। तो इसके अलावा और नेक्स्ट क्या कर रहे हो? अभी टीवी में आप एक्टिंग कर रहे हो, टीवी में आपने बहुत सारा एक्टिंग किया, बड़े पर्दे पर आपको कब देख रहे हैं हम लोग? बस 2025, अब इस साल मैंने 2024 में जनवरी तक हॉटस्टार पे मे आई कम इन मैडम सीजन 2 जो मैं कर रहा था, 101 एपिसोड जिसके किए, वो खत्म करने के बाद से मैं 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहा हूँ, फीचर फिल्म्स हैं, और बहुत उम्मीद है मुझे 2025 में उनसे। तो इसलिए हमने कहीं पढ़ा कि बड़े प्रोडक्शन की भी एक फिल्म है इसमें से, 2 में अब से एक। वो सब इसको अभी आप बताएंगे नहीं, मेरे को लगता है, बट मेरे को पता है, ऑफ कैमरा हम लोगों की बातचीत हुई है, और हमारी टीम की पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सर, कि इन 2 फिल्मों में से एक बहुत ही बड़ी फिल्म है और बहुत ही देश के बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है वो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वो फिल्म सफल हो और आपकी एक नई पारी की शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, वक्त निकाला सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। कैसा अनुभव रहा सर आप? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं तो ऐसे ही हूँ, जो हूँ वैसी बातें मैंने कर दी, और काम का ऐसा है कि काम चलता रहेगा, काम होता रहेगा। बिल्कुल सर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप आनंद, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पॉडकास्ट को शेयर करें।